नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही दिशा में चल रही होगी। और इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, हाल फिलहाल में घटे हुए घटनाओं को, करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं, साथ में इनसे जुड़े जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं उनको भी देखने समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो अच्छे से चीजों को कैप्चर करना है, कॉपी कलम उठा लें और कैप्चर करना शुरू करें। और हमें ला रहा हूँ आपके सामने अभी पहला प्रश्न जो दिखेगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये कहता है कि भारत के औषधि महानियंत्रक प्रमुख वीजी सोमानी का कार्यकाल और कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? फॉर हाउ मेनी मोर मंथ्स द टर्म ऑफ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया चीफ विजय सोमानी हैज बीन एक्सटेंडेड। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए 2 महीने 2 मंथ्स, बी 3 महीने 3 मंथ्स, सी 6 महीने या 6 मंथ्स, या डी 12 महीने 12 मंथ्स। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए जो भी भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। इनका नाम क्या है? बीजी सोमानी। आई छूट गया यहाँ पे, डॉक्टर विजय सोमानी जो है वो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है भारत के। अब ये काम क्या करते हैं? ये देखरेख करते हैं एक संस्थान की जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, सीडीएसओ। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो ड्रग्स भारत में बनती हैं या भारत में मार्केटिंग के लिए आ रही हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करने का काम करती है कि ये ड्रग्स किस मायने में सही पैमानों पर खरी उतरती है कि नहीं, हेल्थ के लिए किस तरह से प्रभावित करेगी भारत को, भारत के लोगों को। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो डॉक्टर विजय सोमानी है, ये काफी मुश्किल टाइम पर कहें तो ये भारत के डीजीसी आए थे। ये कोविड काल में भारत के डीजीसी आए थे। देख सकते हैं इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 14 अगस्त 2019 को। 2022 को कार्यकाल खत्म होने वाला था, बट अब 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। तो जिस समय ये थे, इस पीरियड में आप जान सकते हो कोविड काल इसी पीरियड में आया था। और इसी पीरियड में कई सारे इनके ऊपर जिम्मेदारियां आई थी। कोविड-19 की जो वैक्सीन है उनको कैसे अप्रूव किया जाए, और लाइफ सेविंग ड्रग्स इस दौरान जो आते थे, जो कई सारे हमारे व्हाट्सएप में पढ़ने को मिलते थे कि फलाना ड्रग्स जो होता है वो एफिशिएंट होता है, तो वैसा नहीं होता था। ये जो ड्रग्स सही मायने में कोविड के लिए जरूरी है, कोविड के पेशेंट्स को दी जानी चाहिए, उन सबको भी अप्रूव करने का ये काम करते थे। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसके अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, जो कि प्रेजेंट में कौन? मनसुख मंडाविया। इसकी संस्थान की बात करें तो इसके 6 जोनल ऑफिस होते हैं, 4 सब जोनल ऑफिस होते हैं और 13 पोर्ट ऑफिस होते हैं। इसके अलावा 7 लेबोरेटरीज इसकी चलती हैं पूरे देश भर में। तो जो भी ड्रग का अप्रूवल होता है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट प्रेजेंट के लिए भी ले सकते हैं, बट नोट डाउन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। वह किस राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष थे? अमिताभ चौधरी हैज पास्ड अवे। ही वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन? ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, या डी पंजाब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड के क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष रह चुके हैं अमिताभ चौधरी, और पीसीसीआई के एक्टिंग सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं। 58 वर्ष की इनकी आयु थी जब इनकी मृत्यु हुई। ये रिटायर्ड सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे। इनकी रैंक आईजीपी तक पहुंच गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। झारखंड क्रिकेट बोर्ड में इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में रांची में जो क्रिकेट का जो स्टेडियम बना है वो अच्छा खासा बना है, और वो इन्हीं की देखरेख में बना था। यहाँ पे आईपीएल के मैचेस भी हुए थे। ये कंडक्ट करवाने में भी इनका प्रमुख योगदान रहा है। तो इंपॉर्टेंट नाम है अमिताभ चौधरी, याद रख लें। झारखंड की जो क्रिकेट बोर्ड है, झारखंड के एग्जाम्स है, वहां पे भी इनका नाम अक्सर पूछे जाने की काफी चांसेस हैं। तो अच्छे से नोट डाउन कर लें इन्हें। आगे बढ़ेंगे अब दोस्तों, अगले सवाल पे आता है। सवाल संख्या 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के साथ मास्टर कार्ड ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भागीदारी की है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज मास्टर कार्ड पार्टनर्ड एज ब्रांड एम्बेसडर? जी हाँ, ब्रांड एम्बेसडर से जुड़े सवाल भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ए लक्ष्य जैन, बी पीवी सिंधु, सी महेंद्र सिंह धोनी, या डी नीरज चोपड़ा। अब जानेंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य सेन। जी हाँ, लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। इन्हें मास्टर कार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कैसे भी नहीं बनाया, और लोग भी बनाया कि नहीं, जान लेते हैं। तो इनके अलावा और भी जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं उन्हें भी बनाया गया, जैसे किदाम्बी श्रीकांत को बनाया गया है, सत्वर साईराज, रानी किरण रेड्डी को भी बनाया गया है, चिराग शेट्टी को भी बनाया गया है। तो ये 4 नाम है जिन्हें कि मास्टर कार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये चारों नाम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको याद होगा बैडमिंटन का जो बहुत ही फेमस कप होता है थॉमस कप, ये हमने जीता था 2022 में, और ये हमने पहली बार जीता था। तो बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं जो थॉमस कप जीता, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो
तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन जो 4 खिलाड़ी हैं, इन्हें क्या बनाया गया है, इन्हें मास्टर कार्ड का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और डिजिटल इंडिया का जो पार्टनरशिप है, उसमें ये एम ये है कि जितना डिजिटलाइज़ हो सके भारत का जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, जितना उसमें डिजिटल जो पेमेंट होती है, जो कैशलेस ट्रांज़ैक्शन जितने हो सकती हैं, उन्हें हम बढ़ाएँ। इससे पहले मास्टर कार्ड ने शिव कपूर को भी जो है अपना क्या बनाया था, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये कौन है? एक बहुत ही फेमस गोल्फर है भारत के। इसके अलावा अनुराग लहड़ी को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मास्टर कार्ड्स ने इन बड़े खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम किया है। एम सिंपल है, भारत को ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांज़ैक्शन की तरफ आगे बढ़ाना। इसी के साथ दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल। सवाल संख्या 4 स्क्रीन पे आ गया। ये कहता है कि उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed to the high level UN इंटरनेट पैनल? ऑप्शन है ए आलोक शर्मा, बी अलकेश कुमार शर्मा, सी राजीव चौबे या डी श्रीकांत दुबे। तो जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अलकेश कुमार शर्मा। अलकेश कुमार शर्मा इनकी नियुक्ति किया है सीधा यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस ने। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, दाएं भाई बगाए किसी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल का नाम बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कौन है? ये है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं अलकेश कुमार शर्मा। ये आईएएस ऑफिसर हैं केरला कैडर के। तो ये इन्हें किस पैनल में, इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल में शामिल किया गया है दोस्तों। इस पैनल में महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात से साबित हो जाता है कि इसमें जो है शामिल मेंबर्स में विंड सर्फ भी है, जो कि कहा जाता है कि ये इंटरनेट के वन ऑफ द फादर्स में, मतलब इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आई है तो वो तो एक व्यक्ति की बदौलत नहीं आई है। इसे बनाने बहुत व्यक्तियों को, बहुत लोगों का हाथ लगा है। तो उनमें से एक हाथ विंड सर्फ का भी है, क्योंकि इन्होंने बनाया है दोस्तों बहुत ही फेमस टीसीपी आईपी मॉडल, जो कि नेटवर्क लेयर मॉडल है। इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। बट अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, तो वहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो होता है, या जो नेटवर्किंग का जो चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। तो अगर आपको टीसीपी आईपी पता होगा तो उन्हें उसे बनाने वाले ही है, कौन है? विंड सर्फ। साथ ही साथ एक नोबेल प्राइज विनर जर्नलिस्ट मारिया डेसा भी इस जो पैनल बना है उसमें ये शामिल है। ठीक है, ये पैनल 10 लोगों का है। इसका काम क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एंड अर्जेंट इशूज इंटरनेट से जुड़े जो होते हैं उनको डील करना। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की ये बॉडी है। और ये जो नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम अखिलेश कुमार शर्मा, ये आप याद रखेंगे। इन्होंने यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी काम किया हुआ है, नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन में भी काम किया हुआ है, यानी कि यूएन के साथ ये पहले भी काम कर चुके हैं और ये यूएन के इंटरनेट पैनल में जुड़ चुके हैं। अखिलेश कुमार शर्मा नाम याद रखना है। विंड सर्फ का भी नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि टीसीपी आईपी के ये प्रमुख टीसीपी आईपी बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति रहे हैं विंड सर्फ। आगे बढ़ेंगे आप दोस्तों, बढ़ेंगे कौन से अगले सवाल पे। सवाल संख्या 5 स्क्रीन पे आ गया। यह कहता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सेना को कौन से स्वदेशी रूप से विकसित उपकरण और सिस्टम सौंपे गए हैं? Which indigenously developed equipment and system has been handed over to Indian Army by Defense Minister Rajnath Singh? ऑप्शंस क्या क्या है? ए एफ इंसास, बी निपुण, सी एलसी या डी ये सभी। तो सभी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर ये सभी, यानी कि एफ इंसास, निपुण, एलसी ये सारे जो है राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सेना को सौंप दिए गए हैं। ये क्या क्या है जान लेते हैं भाई। तो अगर एफ इंसास की बात करते हैं, क्या है? ये फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम है, मतलब एक फ्यूचर इन्फेंट्री एक बनाया गया सोल्जर्स की सिस्टम बनाई गई है, और इसी का नाम एफ इंसास है। जैसे कि एक अपना फाइटिंग मैकेनिज्म होगा इन सोल्जर्स का, और कह सकते हैं कि विशेष रूप से ये ट्रेंड किए गए हैं बैटल्स की लड़ाई के लिए। लद्दाख आपको पता है टेंशन चलते रहता है इंडिया चाइना के बीच में, तो ऐसे सिचुएशन से ही निपटने के लिए इन चीजों को बनाया गया है, इन चीजों को अब आर्मी को सौंपा गया है। तो एक तो ये हो गया। एक दूसरा है कि निपुण लैंड माइंस, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा? पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, जो कि एक डीआरडीओ की संस्थान है, डीआरडीओ के अंतर्गत आता है। लैंड माइंस क्या होता है? अगर आपने बॉर्डर मूवी देखा होगा तो वहां आपको पता चलेगा लैंड माइंस क्या होता है कि जब पाकिस्तानी सेना जो अटैक कर रही होती है लौंगे वाला पर, तो जो उसके कमांडर होते हैं सनी देओल जिन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है कुलदीप सिंह का, तो वो वहां पे लैंड माइंस भिजवाते रहते हैं अपने सैनिकों से, और जो टैंक्स आती है पाकिस्तान की वो लैंड माइंस पे चढ़ती है और फट जाती है। लैंड माइंस का वही काम होता है कि अगर हमारे पर अचानक आक्रमण हो रहा है और हम लैंड माइंस वहां बिछाए हुए हैं, तो जो आर्टिलरी होती है, जो टैंकर्स होता है, वो उसके वजन से वहां पे वो फट जाता है। ठीक है तो एक तरह से इनिशियल
प्रोटेक्शन का काम करता है ये लैंडमाइंस, निपुण जो है लैंडमाइन का नाम है। साथ ही साथ लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट एलसीए जो भी होते हैं वो भी क्या किया गया है, वहां पे डिप्लॉय करने की बात की गई है। कहाँ पे? लद्दाख में ही एलसीए होता है। तो आप देख सकते हो कि तैयारी हो रही है लद्दाख में, डिप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि वहां पे टेंशन रहता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल संख्या 6 कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा कहां शुरू की है? वेयर हैज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच ऑफ स्टार्टअप्स? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी हैदराबाद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु से सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आईटी हब कहा जाता है, स्टार्टअप हब्स भी कहा जाता है। वहीं पे एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए अपनी एक शाखा बनाई है। तो ये बस स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। और बेंगलुरु में आपको पता है कि आईटी सेक्टर का काफी बोलबाला लगता है, और वहां पे अगर इस तरह की लोन्स की आवश्यकता होगी तो वहां पे एसबीआई यहाँ पे अपनी शाखा से हेल्प करेगी। कोडमंगला बेंगलुरु में जो है एसबीआई की ये शाखा खोली गई है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है, एसबीआई बैंक की। एसबीआई जो ये इस तरह के स्टार्टअप का जो ब्रांच खुला है उसका जो उद्घाटन है उन्होंने किया है, दिनेश कुमार खाड़ा जी ने। साथ ही साथ एसबीआई की आपको पता ही होगा हिस्ट्री। 1955 में एसबीआई का प्रॉपरली गठन हुआ था और ये नेशनलाइज बैंक हो गया था। इससे पहले यही था आपका क्या, इंपीरियल बैंक, और जो कि 3 बैंक से कॉम्बिनेशन से बना था 1921 में। ठीक है, तो ये एसबीआई की हिस्ट्री कभी कभी एग्जाम में वगैरह पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 7 कहता है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एनएबीएफआईडी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as managing director of National Bank for Financial Infrastructure and Development (NABFID)? ऑप्शन क्या क्या है? ए के बी कामत, बी राजकिरण राय, सी पंकज जैन या डी सुमित डावरा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजकिरण राय। जी हाँ, राजकिरण राय को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो नेशनल बैंक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करे। अब ये बैंक क्या है, नया नया नाम सुन लग रहा है और नया नया है भी। 2021 के मार्च में ही जो इसके रिलेटेड जो बिल है वो पास किया गया संसद में कि इस तरह का एक बैंक बनेगा, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसका काम क्या होगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस देना वैसे सेक्टर्स को जो वहां पे जहां पे लाइक या कमर्शियल बैंक वहां पे लोन नहीं दे सकते, यहाँ पे तो लोन देना रिस्क है। मतलब सपोज एक पर्टिकुलर बिजनेस है और जो ये पर्टिकुलर बिजनेस है, इस तरह के बिजनेस चल नहीं रहे इंडिया में, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? इन्हें लोन देने से मना कर देंगे। तो जो ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक होते हैं ये यहाँ पे आएंगे, ये इनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भारत में वो कौन सा है? एक्सिम बैंक है, नाबार्ड है, एनएचबी है एंड सिडबी है। और ये एक तरह कह सकते हैं कि 5वां एआईएफआई यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है डीएफआई, जिसका नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एनएबीएफआईडी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले केवी कामत को अक्टूबर 2021 में अपॉइंट किया गया था और अब जो है वो अपॉइंट किया गया है राजकिरण राय को। इनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, राजकिरण राय। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में ये जरूर आने के चांसेस है, बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि ये जो बैंक है अपने आप में एक नया बैंक है और इसके ये नए सीएमडी बने हैं। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल चालू किया गया। इस पोर्टल का नाम क्या है? India's first portal on arrested narco offenders get operational. What is the name of the portal? ऑप्शन है ए मदद, बी ई सनद, सी निदान या डी उपाय। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आप जरूर पढ़ें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि ये जो आपके दिख रहे हैं ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं पहले निदान के बारे में, जो कि सही उत्तर है। निदान जो है बेसिकली एक पोर्टल है, नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स के लिए, और ये एनसीबी के द्वारा यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा बनाया गया है। ये जो नार्को ऑफेंडर्स जो ड्रग्स की डीलिंग करते हैं, जो प्रतिबंधित जो नशे की दवाइयां होती हैं उनकी डीलिंग करते हैं, उनसे रिलेटेड ये पोर्टल है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का पार्ट है, नॉकआउट। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि अमित शाह जो होम मिनिस्टर है भारत की, उन्होंने जुलाई 30 को ही जो इसका है इनॉग्रेशन किया है, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये एनकॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है और निदान भी इंपॉर्टेंट है। निदान इज one step solution for all narcotics offender related data and will help investigate agencies as effective tool to connect the dots while following narcotics case। तो होता क्या है कि आप किसी नार्को ऑफेंडर को पुलिस पकड़ना चाह रही है, इसके रिलेटेड डाटा नहीं है, तो निदान के थ्रू एक स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि पुलिस को तरह से पुलिस कहाँ जाएगी? निदान के पास जाएगी और इसके बारे में जो भी जानकारी है पुलिस को
प्राप्त हो जाएगी। तो इस पर सही तरीके से केस वगैरह करने में जो है वो आसानी होगी और उससे सही टाइम पे सजा दिलाने में भी आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। सवाल संख्या 9 कहता है कि भारतीय रेलवे ने अपनी सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? इंडियन रेलवे has tested its heaviest and longest freight train. What is its name? ऑप्शन है ए वासुकी, बी कविगुरु, सी अहिंसा या डी सुपर वासुकी। जान लेते हैं पहले सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सुपर वासुकी जी। तो इंडियन रेलवे टेस्टेड इट्स हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट फ्लाइट सुपर वासुकी का टेस्ट जो हो चुका है अभी हुआ है। कैसे हुआ है? ये हुआ कोरबा छत्तीसगढ़ में जिला है, वहां से लेकर नागपुर तक जो है इसको चलाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेशन का पार्ट था, 15 अगस्त के दिन इसे लॉन्च किया गया है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसे चलाया जाएगा। 13:50 15 अगस्त को ये चला था कोरबा से और 11.20 घंटे में ये 267 किलोमीटर इसने तय किया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है और 3.5 किलोमीटर का ये ट्रेन ही है। ठीक है, तो अगर आप सवाल ऐसे बनते हो ना किसी किसी एग्जाम में कि ट्रेन की लंबाई इतना, ये पोल को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वैसे में इसकी लंबाई होती है 3.5 किलोमीटर। तो ऐसा सवाल बनेगा तो आप समझ रहे हो कि कितना ये थोड़ा कैलकुलेशन का इश्यू भी हो सकता है। 3.5 किलोमीटर लंबा बस यहाँ पे ट्रेन ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 10 कहता है कि मलेशिया के प्रमुख पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 2019 का खिताब किस देश ने जीता था? मलेशिया प्रीमियर मेंस हॉकी टूर्नामेंट द सुल्तान अजलान शाह कप 2022 डेट हैज बीन अनाउंस्ड। व्हिच कंट्री वॉन द 2019 टाइटल? ऑप्शन है इंडिया, भारत, बी मलेशिया, सी दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया या डी उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने ही जीता है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2019 का टूर्नामेंट। 2022 का कौन जीतेगा देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी शुरू होने वाला है। कहाँ शुरू होता है? ये शुरू होता है मलेशिया में, हर साल मलेशिया में खेला जाता है और नवंबर 16 से 25 तक इसको खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, न्यूजीलैंड, कनाडा इसमें इन्वाइट की गई है टीम है। सबसे अधिक बार अगर कहें तो सबसे अधिक बार से ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 10 बार। भारत ने इसे कितना बार जीता है? 6 बार, सॉरी 5 बार। भारत ने 5 बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 10 बार जीता है। टॉप 2 पे यही रही, उसके बाद साउथ कोरिया और पाकिस्तान का नंबर आता है। सुल्तान अजलान साहब की बात करें तो ये 1998 से अब हर साल होता है। 1983 में तो शुरुआत हुई थी बट तब ये बाईएनुअल यानी साल में 2 बार खेला जाता था। 1998 से साल में हर साल, मतलब ये हर साल खेला जा रहा है 1998 से। जी हाँ, तो इम्पोर्टेंट है ये टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल है। अभी आरआरबी की जो एग्जाम चल रही है स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल उसमें काफी आ रहे हैं, तो आरआरबी की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल को विशेष ध्यान दें। 2 से 3 नंबर का सवाल यहाँ से बनने के चांसेस है करंट अफेयर के फॉर्म में या स्ट्रेटेजी के फॉर्म में। ओके, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है। साथ ही साथ आरआरबी ग्रुप डी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो सीरीज अवेलेबल है सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे। अन्य वीडियो सीरीज भी अवेलेबल है, तो जल्दी जाइए सरकारी परीक्षा को वेबसाइट को आप क्या कीजिए, आप कीजिए इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो भी एग्जाम की नई नोटिफिकेशन आती है वो यहाँ पे आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी वीडियोस के फॉर्म में और वहां से आप जो है अपने रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहां से ग्रैब कर सकते हैं। तो जरूर से जरूर बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें सरकारी परीक्षा को एंड हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।